Good morning, friends. I welcome you on my YouTube channel UGC Net Concept. Friends, we were covering the Western political thinker. In the series of Western political thinker, we have covered up Plato, Aristotle, Thomas Hobbes, Machiavelli. These are very important political thinker. फ्रेंड्स आई होप आपने सब वो वीडियोस देख लिए होंगे, तो फिर भी नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इन सब वीडियोस को देखिए, तभी आप नेक्स्ट वीडियो को तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। एंड प्लीज़ वीडियो देखने के साथ साथ वीडियोस को शेयर भी कीजिए, सो दैट आपके फ्रेंड्स और भी बहुत हैं जो इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी बेनिफिट हो सके। एंड आल्सो डू द कमेंट and let me know what problem you are facing, what type of the videos you want. If you want that I will make this video in separate manner, in separate design, in other PDF format also, and let me know in comment section. So moving ahead in the series of Western political thinkers, the next videos today we will cover up is the John Locke. Fans, very important. John Locke and his political ideas and his philosophy is very important. Friends, let us start. John Locke. John Locke was born in 1632. 1632 में पैदा हुए थे, and he completed his education at Oxford University. जब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब अपनी एजुकेशन पूरी कर रहे थे तो वो एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी थी इंग्लैंड की, उसके कांटेक्ट में आते हैं। उसका नाम था लॉर्ड एस्ले। लॉर्ड एस्ले वॉज वेरी फेमस एंड इन्फ्लुएंसर पॉलिटिशियन एट द टाइम। लॉर्ड एस्ले एक पॉलिटिशियन था, एंड जो लॉक आफ्टर completion of his education he became his medical advisor and then his secretary. ये इसका कैरियर था कि वो क्या बना एंड क्या नहीं बना। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लॉर्ड एस्ले, जॉन लॉक बिकम द अपोनेंट ऑफ स्टुअर्ट मोनार्की ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड में उस टाइम एक इशू चल रहा था कि मोनार्की जो किंग था वो जेम्स टू किंग बनने वाला था, मोनार्क बनने वाला था। उसके लिए वहाँ पे कुछ इशू चल रहा था, तो उसके लिए अपोनेंट बन जाता है जेम्स टू का, एंड वो चाहता था कि जेम्स टू मोनार्क न बने इंग्लैंड का उस टाइम पे, बिकॉज जो लॉर्ड एस्ले था जिस पार्टी से बिलोंग करता था वो भी जॉन लॉक उसी पार्टी को सपोर्ट करता था, एंड जेम्स टू उसके अगेंस्ट में था। सो जेम्स टू फाइनली मोनार्क बन जाता है, एंड जॉन लॉक को वहाँ से भागना पड़ता है इंग्लैंड में। तो वो तो इंग्लैंड को छोड़ के वो हॉलैंड में आ जाता है, एंड 1689 को वापस वो इंग्लैंड में आता है आफ्टर द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1688 में होती है फ्रेंड्स। इससे पहले ग्लोरियस रिवॉल्यूशन क्या है, देर वाज ए कन्फ्लिक्ट और मतलब एक टसल चला रहता है कि इंग्लैंड के अंदर मोनार्कियल गवर्नमेंट होगी या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होगी। तो एक रिवॉल्यूशन होती है 1688 में जिसको ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहते हैं। उस रिवॉल्यूशन के बाद इंग्लैंड को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट आ जाती है। दो मोनार्क रहता है वहाँ पे, बट इज़ नॉमिनल, बट द रियल पावर एग्जिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंग्लैंड। ये होने के बाद मोनार्क हट जाता है, तो मोनार्क के पास पावर नहीं रहती, एंड उसके बाद जॉन लॉक वापस वहाँ पे आता है। सम इम्पोर्टेंट वर्क देख लेते हैं, कौन कौन से मेजर वर्क थे। 1689 जब वो वापस आता है तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ लिखता है, एक ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। सेकंड थी इसकी बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड नेक्स्ट लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन। ये 3 बुक लिखता है 1689 के अंदर ये। इन 1693 थॉट ऑन एजुकेशन
and 1696 on the reasonableness of Christianity. Next, most important contribution to political theory is his book is Two Treatises of Government. फ्रेंड्स, जिसने भी बुक लिखी थी उसने सबसे इम्पोर्टेंट थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जो 1689 में लिखी थी उसने। ये बुक उसने, some historian of western said that the book written by the John Locke in 1689 was written before 10 years before the Glorious Revolution. ग्लोरियस रिवॉल्यूशन फ्रेंड्स 1688 में हुई थी, पर कुछ लोग कहते हैं कि उसने 10 साल पहले लिख दी थी। जो इम्पोर्टेंट हिस्टोरियन था उसको था प्रोफेसर पीटर लेसलेट। उसने प्रूव भी किया था कि दैट द बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट रिटन बाय द जॉन लॉक was written 10 years before the glorious revolution. Friends, you can say that 1678 और 675 के आसपास लिखी गई थी बुक, उनका कहना है। बट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम 1689 में पढ़ेंगे इसको कि ये 1689 में लिखी गई थी। इसमें टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में क्या ऐसा था कि कौन से दो ट्रीटी की बात की है उसने, कौन सी दो एग्रीमेंट्स, ट्रीटीज, संधियों की बात करता है। जो फर्स्ट ट्रीटी थी वो थी कि अटैक ऑन द रॉबर्ट फिल्मर थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट, थ्योरी ऑफ किंग। एक है ना फ्रेंड्स, एक रॉबर्ट फिल्मर हुआ है जिसने एक बुक लिखी थी पैट्रियार्का में उसने एक थ्योरी दी थी डिवाइन राइट थ्योरी ऑफ किंग। मतलब किंग हैज़ एमिनेंट और अल्टीमेट पावर एंड गिवन बाय द गॉड। भगवान ने राजा को सारी ताकत दी है एंड राजा जो भी कुछ करेगा वो ही विल डू ऑन द बिहाफ ऑफ किंग, ऑन द बिहाफ ऑफ गॉड। तो डिवाइन थ्योरी ऑफ किंग। एंड सेकेंड ट्रीटी लिखी थी, सेकेंड ट्रीटी जिसके बारे में बात करता है वो करता है ऐसे कंसर्निंग द ट्रू ओरिजिनल एक्सटेंट एंड एंड ऑफ सिविल गवर्नमेंट। ये दो ट्रीटी हैं वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड द बुक रिटन बाय द रॉबर्ट फिल्मर इज पैट्रियार्का। सेकेंड, व्हाट इज द थ्योरी ऑफ द Robert Filmer that described in his book Patriarcha, the divine theory of king, divine right theory of king. And next question, in which treaty he rejected the idea of Robert Filmer, that is first treaty. Moving ahead, the main arguments. उसके main argument क्या थे, उसकी political theory क्या है एक्चुअली उसकी main political theory है कि all men are born equal, सभी इंसान equal पैदा होते हैं। And each individual is a sovereign ruler of his own body, and every man is the sovereign of his own body. No one can become subject to anyone except his own subject. कोई भी व्यक्ति किसी के लिए तभी उसको रूल किया जा सकता है या तो वो खुद अपने आप रूल करेगा, यदि कोई दूसरा भी रूल करेगा तो ही कांट रूल विदाउट हिज ऑन कंसेंट। तो कंसेंट उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। इसके लिए लोग ने एक कॉन्सेप्ट दिया है स्टेट ऑफ नेचर का। स्टेट ऑफ नेचर क्या है? स्टेट ऑफ नेचर वो है एज पर द जॉन लॉक वेयर नो गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट नहीं है, पीपल अपने आप फ्री रह रहे हैं, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपने मन से कर रहे हैं, लेकिन किसी का कोई सरकार नहीं है। बट प्रॉब्लम होती है ऐसी सोसाइटी के अंदर कि बिकॉज देयर इज एक प्रॉब्लम राइज होती है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या प्रॉब्लम राइज होती है वो है सोसाइटी में आपस में फाइटिंग होने लग जाती है एक दूसरे के लिए। अब फाइट क्यों होती है? क्योंकि लोग एक दूसरे के नेचुरल राइट को वॉयलेट करने लग जाते हैं, इसलिए वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है इस चीज़ के लिए। फ्रेंड्स, उसने बताया कि ह्यूमन बीइंग आर सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ नेचर, कि जो ह्यूमन है ना वो किसके अंडर में आते हैं? लॉ ऑफ नेचर। जो भगवान ने जो कानून बनाए हैं, जो नियम बनाए हैं, उसके अंडर में आते हैं सारे इन सब ऑल पीपल, ऑल ह्यूमन बीइंग। दिस लॉ ऑफ नेचर इज सोशल नॉट पॉलिटिकल। ये सोशल लॉ ऑफ नेचर है, यहाँ पर राजनीति से कोई मतलब नहीं है। इट इज़ द स्टेट ऑफ लिबर्टी नॉट ए लाइसेंस। जो लॉ ऑफ नेचर है ना वो एक आज़ादी है, एक लाइसेंस नहीं है। इट
व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि आपकी लिबर्टी लॉ ऑफ नेचर के अंदर डिस्क्राइब है, बट इफ़ यू वोलेट द लिबर्टी ऑफ अदर, इफ़ यू वोलेट द लिबर्टी ऑफ अदर, इसका मतलब है कि यदि आपने किसी की लिबर्टी को मतलब छेड़छाड़ की तो आपकी लिबर्टी कैंसिल हो जाएगी। वो लाइसेंस नहीं है कि आप किसी के साथ कुछ भी कर सकते हो। आपकी लिबर्टी तब तक है जब तक दूसरे की लिबर्टी का एक्सप्लॉइट नहीं होता है। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ द स्टेट ऑफ लिबर्टी, नॉट अ लाइसेंस। लॉ ऑफ नेचर सेड दैट ऑल बीइंग आर इक्वल एंड इंडिपेंडेंट, नो वन हार्म अदर्स इन लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। कोई किसी की ज़िंदगी के अंदर, उसकी आज़ादी के अंदर एंड उसकी ज़मीन प्रॉपर्टी के अंदर कोई दखल अंदाजी नहीं है, कोई किसी को हार्म नहीं करेगा। नो क्वेश्चन राइज। अब लोग यदि करते हैं, दूसरे की ज़िंदगी को हार्म करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को छीनते हैं, क्योंकि ऑल आर नॉट इक्वल इन ए सोसाइटी। देयर इज एन हायरार्की, सम पीपल आर स्ट्रॉन्ग, सम आर वीक, सम आर ऑफ मीडियम लेवल, सम आर इंटेलिजेंट, सम आर पावरफुल। तो सोसाइटी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट डाइवर्सिटी ऑफ पीपल। तो उसके लिए उन लोगों को एक नेचुरल लॉ को कोई फॉलो कौन करवाएगा, इन्फोर्स कौन करवाएगा? कोई तो होगा ना जो उसको फॉलो करवाएगा। कोई तो बोलेगा कि हाँ तुम सही कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। हु विल इन्फोर्स द लॉ ऑफ नेचर? तो उसके लिए एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बनाता है ये, एंड कहता है कि पीपल देम सेल्स द इन्फोर्स द लॉ ऑफ नेचर। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि हु विल enforce the law of nature? People themselves enforce the law of nature. If a right to punish for the law of nature यहाँ पे आओ। अब इसमें क्या है कि पनिशमेंट शुड बी लेजिटिमेट एंड प्रोपोर्शन टू क्राइम। अब इसमें है ना, कोई लॉ ऑफ नेचर बना दिया, कोई इन्फोर्स करने वाला भी हो गया उसमें, तो उसमें क्या होगा? उसमें ये इशू होगा कि किसी ने कोई गलती कर दी तो उसको शिकायत कौन देगा, उसकी पनिशमेंट कौन देगा? यदि उसने पनिशमेंट सही दी कि गलत दी, या फिर उस क्राइम किया उसके प्रोपोर्शन में दी या नहीं दी। एंड सेकंड प्रॉब्लम क्या होगी, इफ़ किसी ने किसी के राइट को वॉयलेट किया और उसको पनिशमेंट मिल गई, तो वो प्रॉपरली मिली कि नहीं मिली पनिशमेंट। ये दो प्रॉब्लम्स आ जाएंगे फिर एक। एंड ये दो प्रॉब्लम होंगी तो दो स्टेट के अंदर कन्फ्लिक्ट होने लग जाएगी। अब कन्फ्लिक्ट कैसी होगी स्टेट के अंदर, उसको भी देखते हैं। नाउ फ्रेंड्स, ये है कि हाउ पीपल कम। अब इसमें कन्फ्लिक्ट होगी तो आपस में फिर ये इस कन्फ्लिक्ट से कैसे बाहर निकला जाएगा? इसका ये कन्फ्लिक्ट होगी तो सोसाइटी के अंदर मतलब आपस में लोग लड़ने लग जाएंगे, एंड द स्टेट ऑफ लॉ ऑफ नेचर बिकम द स्टेट ऑफ वार। जो स्टेट ऑफ नेचर था वो स्टेट ऑफ वार में कन्वर्ट हो जाता है, एंड पीपल विल मेक एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। नाउ अब जो सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई, अब लोग इकट्ठे होना चालू हो जाते हैं, एंड पीपल मेक एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये 3 स्टेज में जाके बनाया जाएगा। इट विल बी इन 3 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज एक पॉलिटिकल कम्युनिटी बनेगी, सेकंड स्टेज में एक गवर्नमेंट बनाई जाएगी, एंड तीसरी स्टेज में अथराइजेशन फॉर टैक्सेशन हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए, इसमें कि कौन सी स्टेज थी 3। पहली स्टेज कौन सी होगी, जहाँ पे एक पॉलिटिकल कम्युनिटी बनाई जाएगी। पॉलिटिकल कम्युनिटी कौन सी होगी फ्रेंड्स? पॉलिटिकल कम्युनिटी का मतलब इसमें पीपल विल सरेंडर देयर राइट टू इन्फोर्स द लॉ ऑफ नेचर ऑफ कम्युनिटी। लोग अपना जो सरेंडर कर देंगे राइट टू इन्फोर्स द लॉ ऑफ नेचर। एक सोसाइटी बनेगी, सोसाइटी को बोलेंगे तुम हमारे लॉ ऑफ नेचर को इन्फोर्स करवाओ। जब फर्स्ट स्टेज पे पॉलिटिकल कम्युनिटी स्टेबलाइज्ड होगी, सेकंड स्टेज पे गवर्नमेंट बनेगी। अब गवर्नमेंट कैसे बनेगी? हमने पॉलिटिकल कम्युनिटी यहाँ बनाई, इफ ये पॉलिटिकल कम्युनिटी अपॉइंट गवर्नमेंट। ये पॉलिटिकल कम्युनिटी में कुछ लोग होंगे, कुछ इन्फ्लुएंशियल पीपल होंगे सोसाइटी के, वो एक मिलेंगे, वो सब मिलके एक, सबसे पहले क्या होगा, सब लोग इकट्ठे होंगे। फर्स्ट स्टेज में लोग इकट्ठे होंगे, एंड कुछ इन्फ्लुएंशियल, कुछ पावरफुल, कुछ नॉलेजफुल, कुछ ऐसे लोगों को एक कम्युनिटी का पार्ट बनाएंगे जो फॉर द वेरी एंड उसमें हर स्टेटा के लोग होंगे, हर सेक्शन के लोग होंगे, हर कास्ट से लोग होंगे, हर डाइवर्सिटी के लोग होंगे उसके अंदर। वो पॉलिटिकल कम्युनिटी एक गवर्नमेंट को अपॉइंट करेगी अब,
कि गवर्नमेंट को अपॉइंट करना, हर बंदा गवर्नमेंट के अंदर अपॉइंट करने आ जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको अपॉइंट करना। तो गवर्नमेंट को अपॉइंट एक पॉलिटिकल कम्युनिटी करेगी, ना कि पीपल करेंगे। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है ये, टू इन्फोर्स द नेचुरल लॉ। फर्स्ट, जो गवर्नमेंट बन जाएगी तो एक लेजिस्लेचर फेडिसरी बनाई जाएगी विच मेक द लॉ, जो कानून बनाएगी। एंड अकॉर्डिंग टू द नेचुरल लॉ लेजिस्लेचर विल मेक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव बनाएगी टू इम्प्लीमेंट द लॉ। क्वेश्चन क्या आ सकता है इसके अंदर से? क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो पॉलिटिकल कम्युनिटी होगी उसको कौन चुनेगा? पीपल। पॉलिटिकल कम्युनिटी, गवर्नमेंट को कौन चुनेगा? पॉलिटिकल कम्युनिटी। एंड गवर्नमेंट क्या करेगी? दो चीज़ करेगी गवर्नमेंट। फर्स्ट, लेजिस्लेचर फेडिसरी बनाएगी ये, जो कि है ना जो कानून बनाएगी एंड नेचुरल लॉ को बनाएगी। एंड फिर ये जो लेजिस्लेचर बनाई जाएगी ये फिर एग्जीक्यूटिव बनाएगी। एग्जीक्यूटिव को बना के क्यों बनाएगी? क्योंकि लेजिस्लेचर काम है कानून बनाना और एग्जीक्यूटिव काम है टू इम्प्लीमेंट द लॉ, जो कानून बनाए गए हैं उनको एग्जीक्यूट करवाना। तीसरी स्टेज होगी अथराइजेशन ऑफ टैक्सेस, अथराइजेशन फॉर टैक्सेशन। गवर्नमेंट को कुछ पैसे चाहिए काम करने के लिए, गवर्नमेंट ऐसे तो फ्री काम करेगी नहीं, तो गवर्नमेंट वुड नीड सपोर्टेड बाय टैक्सेशन बाय प्रॉपर्टी इज नेचुरल राइट। उसने कहा कि गवर्नमेंट को टैक्स देंगे हम, बट हमारी प्रॉपर्टी है वो एक नेचुरल राइट है, उसको चीज़ नहीं कह सकता। टैक्सेशन विल डिपेंड अपॉन द एग्रीमेंट अमंग प्रॉपर्टी ओनर। अब टैक्सेशन को किसके ऊपर डिपेंड होगा, किसके एग्रीमेंट पे डिपेंड होगा? तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि टैक्सेशन विल डिपेंड अपॉन द एग्रीमेंट अमंग ऑल पीपल या अमंग प्रॉपर्टी ओनर, मतलब प्रॉपर्टी ओनर के बीच में होगा ये जो भी टैक्सेशन सिस्टम होगा ये सब प्रॉपर्टी ओनर के बीच में डिसाइड होगा। नाउ क्वेश्चन क्या है कि गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट बनेगी वो किसके कंसेंट पे बनी हुई है? ये जिसको गवर्न किया जाना है, मतलब सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है पीपल, पीपल के कंसेंट के ऊपर बनेगी ये। बट हाउ एंड व्हेन कंसेंट गिवन, कंसेंट कब दिया जाएगा? कंसेंट दो टाइप का होता है फ्रेंड्स। फर्स्ट, कंसेंट टू एक्सप्रेस और एक्चुअल और एक्सप्लिसिट कंसेंट बोलते हैं जिसको, व्हेन पीपल क्लियरली एक्सेप्ट द ओबीडियंस टू गवर्नमेंट। मतलब आप गवर्नमेंट ने कोई भी कानून बना दिया और आपने उस कानून को फॉलो कर लिया, मतलब यू हैव फुल्ली एक्सप्रेस्ड एंड और यू हैव फुल्ली एक्सप्रेस योर कंसेंट टू द गवर्नमेंट। सेकेंड होता है टैसिट कंसेंट। टैसिट कंसेंट में क्या होता है? इनडायरेक्टली गिव आवर कंसेंट थ्रू आवर एक्टिविटीज़ लाइक वोटिंग इन इलेक्शन। ये यहाँ पे डायरेक्ट नहीं होता, टैसिट कंसेंट में इनडायरेक्टली होता है। हम अपना कंसेंट देते हैं, जैसे कि हम गवर्नमेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज करते हैं, हम पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल डिबेट में भाग लेते हैं, वो टैसिट कंसेंट होता है हमारा, न कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ये कि इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट कंसेंट होता है, सॉरी। तो कंसेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्चुअल एक्सप्लिसिट कंसेंट एंड टैसिट कंसेंट। लोक थ्योरी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में लोक ने क्या बोला? लोक कहता है कि ही सेड दैट लॉ ऑफ नेचर कन्फर्न अपॉन मैनकाइंड नेचुरल राइट ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। जो नेचुरल राइट तीन है अपने एज पर द लोक, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, बट द राइट टू प्रॉपर्टी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट अमंग इट। वो कहता है कि कोई भी इंसान अपनी प्रॉपर्टी को कैसे एक्वायर करता है, तो उसने कहा है कि लेबर इज़ द ओरिजिन एंड जस्टिफिकेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी का जन्म कहाँ से हुआ था? लेबर से। जो भी इंसान मेहनत करता है, अपनी लेबर कर, उससे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी अराइज व्हेन इंडिविजुअल मिक्स हिज लेबर विद अवेलेबल फॉर एवरीवन इन कॉमन। जो सब के लिए भगवान ने दिया है, नेचर ने दिया है, उसमें यदि कोई बंदा अपनी मेहनत करता है उसके अंदर, तो वो उस कॉमन प्रॉपर्टी को ऑन प्रॉपर्टी कर लेता है, अपनी प्रॉपर्टी कर लेता है। तो उसके लिए भी क्या सब अपनी, कितनी एक इंसान कितनी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर सकता है अपने लिए? तो उसके लिए भी इसने एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया है, दैट इज, सॉरी, फ्रेंड्स इसके लिए दो कंसेप्ट दे गए हैं, स्पॉलेज लिमिटेशन एंड इनफ एंड एज गुड एज क्लॉज।
स्पॉलेज लिमिटेशन कितना होता है कि नहीं तो कोई भी बंदा मेहनत करता जाएगा जाएगा जाएगा, बहुत सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेगा वो, एंड कॉमन प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगी लोगों के लिए। फिर लोग कहाँ से लेंगे प्रॉपर्टी को? उसको कोई भी सपोज इट्स पार्ट ऑफ लैंड, कोई एक ज़मीन का टुकड़ा है, एक बंदा उसके अंदर वो जंगल खड़ा हुआ है, कॉमन प्रॉपर्टी है, बट वो एन इंडिविजुअल हु डू हार्ड वर्क एंड क्लीन ऑल द वेजिटेबल्स और क्लीन ऑल द ट्रीज फ्रॉम, सारी जो रब वगैरह होती है, स्क्रब जितनी भी उसको साफ़ करता है, उसके ऊपर खुद कल्टीवेशन करता है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है, खुद मेहनत करता है वो। बट देर इज़ सम लिमिटेशन, देर शुड बी सम लिमिटेशन टू अक्वायर एन कॉमन प्रॉपर्टी टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो उसके लिए दो कंसेप्ट हैं, स्पॉलेज लिमिटेशन, इनफ एज गुड एज क्लोज। स्पॉलेज लिमिटेशन में क्या होता है कि इंडिविजुअल कांट टेक मोर देन व्हाट ही कैन यूज, वेस्टिंग नेचुरल गुड इज लाइक वोलेटिंग अदर पीपल राइट। जो जिसको जितनी ज़रूरत है वो उतना ही लेगा उसको, ऐसा नहीं है कि फालतू में ले लेगा, उसको यूज़ नहीं कर पाएगा, वेस्ट होगी। एंड इफ़ यू आर वेस्टिंग द नेचुरल गुड, यू लाइक होगा कि इज़ वोलेटिंग द पीपल अदर पीपल राइट। सेकेंड, इनफ एज गुड एज क्लोज, वन मस्ट नॉट टेक मोर देन हिज ओन शेयर, अपने हिस्से से ज़्यादा नहीं लेना उसको। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज लॉक थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन। इट्स पॉलिटिकल थ्योरी इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन। उसकी जो पॉलिटिकल थ्योरी है ना, उसको ही थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन कहते हैं, क्योंकि मैन एस्टेब्लिश गवर्नमेंट टू डिफेंड द नेचुरल राइट एंड अपहोल्ड द नेचर ऑफ लॉ। इफ़ गवर्नमेंट फेल हो जाती है या गवर्नमेंट खुद वोलेट करती है नेचुरल राइट को, तो पीपल तो जो लॉ ऑफ नेचर ब्रेक हो जाएगा, एंड जो इट इज़ कंसिडर्ड एज द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। पीपल हैव राइट टू रिवॉल्यूशन एंड पीपल टेक बैक देयर अथॉरिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट आफ्टर द रिवॉल्यूशन, एंड सॉवरनिटी वापस लोगों की, वापस ही कम्युनिटी के पास आ जाएगी, क्योंकि कम्युनिटी ही गवर्नमेंट को बनाया था। यदि गवर्नमेंट फेल होती है तो लोगों के पास नहीं जाएगी कि सॉवरनिटी वापस कम्युनिटी के पास आएगी, क्योंकि कम्युनिटी ने ही गवर्नमेंट को बनाया था एंड कम्युनिटी को लोगों ने बनाया था। तो अगेन कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट फिर से बनेगी, फिर कम्युनिटी अगेन गवर्नमेंट को बनाएगी, अगेन उसको चूज करेगी, एंड फिर उसको बोलेगी कि टू इन्फोर्स द लॉ ऑफ नेचर, कि उसको सेव करे, प्रोटेक्ट करे, एंड अवॉइड द पीपल्स टू हार्म द नेचुरल राइट ऑफ वन फ्रॉम अदर्स। दिस इज़ फॉर टुडे लेक्चर फ्रेंड्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। रिपीट करना है इसको, एक बार, दो बार, तीन बार देखना है वीडियो, जितने भी देखोगे उतना क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। प्लीज़ डरना मत इस चीज़ से। बिफोर द एग्जाम आई विल रिवाइज इट इन शॉर्ट फॉर्म। I will upload in separate videos for the whole political thinker and of Western and his important work। कुछ important बुक्स उनकी होंगी, उनके लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी। तो प्लीज़ दिस इज़ फॉर टुडे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।